स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। ओके, इंटरनल एनर्जी कोई नहीं, शैली आज करेंगे बात इस पर। वैसे बेसिक इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट वही था कि वो एनर्जी विच इज देयर ड्यू टू मॉलिक्यूल्स, ठीक है, मॉलिक्यूल्स की वजह से जो इंटरनल एनर्जी, जो एनर्जी इंक्लूड होती है टोटल एनर्जी में, दैट इज इंटरनल एनर्जी, ठीक है। मॉलिक्यूल की वजह से कैसे होती है? मॉलिक्यूल्स में क्या होगा, रैंडम मोशन होगा तो काइनेटिक एनर्जी होगी। मॉलिक्यूल्स पोटेंशियल एनर्जी भी लेकर घूम रहे होंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, ठीक है। ओके मैम। ओके, चलो क्लास शुरू करते हैं। कल की क्लास में याद है हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी थी, जैसे हमने सिस्टम सराउंडिंग कॉरेस्पॉन्डिंग वॉल्स पढ़ी थी, और हमने थर्मल इक्विलिब्रियम पढ़ा था। क्या पढ़ा था थर्मल इक्विलिब्रियम में? मैम जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। नहीं, वो तो इसका मतलब इसकी हेल्प से उसको समझा था, पर थर्मल इक्विलिब्रियम क्या था? किसी सिस्टम की स्टेट थर्मोडायनेमिक स्टेट सेम हो जाती है, वेरी टाइप चेंज है। ओके, और कोई कुछ बोल रहा है? मैम जब सिस्टम की जो थर्मोडायनेमिक स्टेट है वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही होती है। गुड, बिल्कुल सही बोला। व्हेन देयर इज नो चेंज इन, थर्मोडायनेमिकल, बिल्कुल बिल्कुल, when thermodynamical state of a system is constant with the time. Good. ठीक है, और जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या पढ़ा था आप लोगों ने? मैम की अगर दो बॉडी सेपरेटली एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो तीसरी बॉडी एक दूसरे के साथ नहीं, मतलब एक एक जब दो बॉडीज एक बॉडी के साथ में थर्मल इक्विलिब्रियम में है सेपरेटली, तो वो तीनों थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे एक दूसरे के साथ। बिल्कुल, जब दो बॉडीज सेपरेटली किसी थर्ड बॉडी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होती हैं तो वो अपने आप भी थर्मल इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करती हैं। चलो क्लियर है। और इंटरनल एनर्जी के बारे में क्या पढ़ा था हमने? एनर्जी इन सिस्टम ड्यू टू इट्स मॉलिक्यूल्स। वेरी गुड, चलो बढ़िया, आप लोगों को याद है, इट फील्स गुड। हमने पढ़ा था अगर आइडियल गैस है तो उसका इंटरनल एनर्जी ड्यू टू काइनेटिक टर्म होगा ओनली, यस मैम। ये सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। पर अगर हम रियल गैस की बात करें तो रियल गैस के टर्म्स में हमारे पास इंटरनल एनर्जी ड्यू टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल की वजह से भी होगी, ड्यू टू हाइट। और ये टेम्परेचर और वॉल्यूम दोनों पे डिपेंड करेगा, ठीक है। यस मैम। चलो आज हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना डिग्री ऑफ फ्रीडम। एक बात बताओ, डिग्री मतलब मेजरमेंट ना? यस मैम। ओके, अगर आप इस टॉपिक को उसके नाम से समझने की कोशिश करो तो ये आपको बता रहा है कि किसी, सबसे पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम किसी मॉलिक्यूल की होती है, किसी गैस की होती है ना? यस मैम। ओके, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम ये बता रहा है बेसिकली कि कोई मॉलिक्यूल कितना फ्री है, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम हम दो जगह पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं मैकेनिक्स में और एक पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स में। जब आप मैकेनिक्स में पढ़ोगे तब आप पढ़ोगे कि कितने कंस्ट्रेंट्स हैं, कितना उस पर रिस्ट्रिक्शन है वगैरह वगैरह, कितने फ्री कोऑर्डिनेट्स हैं, इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स हैं। बट फिलहाल हम पढ़ रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स में, तो हम इसी चीज को थोड़ा सा एनर्जी की टर्म में पढ़ेंगे। हम क्या बोलेंगे कि नंबर ऑफ डिफरेंट एंड इंडिपेंडेंट वेज, ठीक है, डिफरेंट और इंडिपेंडेंट वेज जिनमें कोई भी सिस्टम, समझ लो कोई भी सिस्टम एनर्जीज को एक्वायर कर सकता है। आई होप, मतलब अभी इतनी बात समझ में आई कि नहीं, वरना अभी एक फर्दर हम आगे एक चीज पढ़ेंगे, उससे मुझे लगता है आपको क्लियर हो जाएगा। देखो, डिग्री ऑफ फ्रीडम तीन वजहों से हो सकती है। एक है ट्रांसलेशनल, दूसरा रोटेशनल, फिर वाइब्रेशनल। बिल्कुल बिल्कुल, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी वो वाली एनर्जी जो आप पढ़ते हो हाफ mv स्क्वायर के नाम से, यानी कि लीनियर काइनेटिक एनर्जी। द सेकेंड वन दैट वी हैव इज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी।
ठीक है, जिसको आप पढ़ते हो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। याद आया चैप्टर 7 सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड वो मतलब Yes, ma'am. rigid Yes, mechanics, ma'am. Rotational mechanics. बिल्कुल वहां पे पढ़ा था। द थर्ड वन इज वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अभी वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी बहुत जल्दी हमारे सिलेबस में नहीं आएगी, बहुत इसको एकदम से आपको मतलब क्वेश्चंस देखने नहीं मिलेंगे, पर फिर भी इन केस आई तो मैं आपको उतना बता दूंगी कि आप क्वेश्चंस डील कर सको। ठीक है, बहुत ज्यादा इसमें डीप जाने की जरूरत नहीं है। हम ट्रांसलेशनल रोटेशनल ये सब गैसेस के लिए देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं मोनो एटॉमिक गैस के लिए। बेटा मोनो एटॉमिक मतलब जिसके पास सिंगल एटम हो, राइट? Argon. हाँ हाँ Excuse me, ma'am. हाँ जी, मैम वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी वेव मोशन में आएगी ना? वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी वेव में क्यों आएगी? वेव में थोड़ा सा उसका मतलब वो दे सकते हैं बस ये बताने के लिए कि फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हो जाए, दैट इज मतलब वाइब्रेशन हो जाता है वो, बल्कि ऑसिलेटरी मोशन में थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन रहेगा। मैम बट ये क्लियरली किस चैप्टर में आएगी? ये नहीं है अभी आपके पास, ये 12 तक भी नहीं है। ओके मैम। चलो, अभी जो एटम है ये मॉलिक्यूल है, सॉरी, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस तीनों एक्सिस में मूव कर सकता है। यानी कि ये एक्स एक्सिस में भी काइनेटिक एनर्जी ले सकता है, वाई एक्सिस में भी ले सकता है और जी एक्सिस में भी ले सकता है। बताओ, ले सकता है? यस मैम। तो इसके पास ट्रांसलेशनल की वजह से 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम रही ना। यस मैम। चलो, अगर हम रोटेशनल पर आए तो आप एक बात बताओ, सारी की सारी एक्सिस इस एटम से खुद, इस मॉलिक्यूल से खुद पास हो रही है ना? यस मैम। तो सबका अगर मैं देखो इनर्शिया याद हो तो कैसे लिखते थे, एम आर स्क्वायर। जब खुद से ही पास हो रही है तो आर तो जीरो हो गया ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो जीरो हो गया, यानी कि इनर्शिया जीरो आया। Ma'am, internuclear axis same है. एग्जैक्टली जब एक्सिस ऑफ रोटेशन और पॉइंट जो आप बॉडी कंसीडर कर रहे हो वो उसी पॉइंट पे लाई कर जाए तो हमें पता है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो हो जाता है, तो चीजें खत्म, इनर्शिया खत्म। दूसरा, अगर कोई ऐसे बोले कि भाई ये एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे गई, लो ये रहा डिस्टेंस, है ना, तब आप उसको ऐसे बता सकते हो कि जो डिस्टेंस है ये बहुत छोटा है, एंगस्ट्रोम नैनोमीटर कहीं वहां जाकर है। सोचो अगर 10 की पावर में -9 भी कंसीडर करूं, ये तो आर है खाली, इसका स्क्वायर कितना हो गया, 10 की पावर -18, बहुत छोटी वैल्यू है, यू कैन नेग्लेक्ट इट। ठीक है, तो यहां से डिग्री ऑफ फ्रीडम आई हमारे पास 0। इज दैट ओके? यस मैम। मैम आपने जो सेकंड वाला बताया था वो तो क्लियर है, बट आपने जो बताया कि एक्सिस उसमें से पास हो रही है वो क्लियर नहीं हुआ। अच्छा, आपने सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, हाँ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पढ़ा है? यस मैम। ठीक है, अब सपोज ये एक बॉडी है, ठीक है, इस पर ऐसे फोर्स लग रही है एंड दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक बात बताओ, अगर मैं इस फोर्स को ऐसे समझ लूं तो हम इसको हटा देते हैं ना, इस वाले कंपोनेंट को, इसको डिस्कस नहीं करते ना किसी भी Yes, चीज में। क्यों? क्योंकि हमें कोई भी चीज समझो, बेसिकली मुझे चाहिए होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। अब एक बात बताओ, इस वाले फोर्स के कंपोनेंट पे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको मिलेगा, पर इस वाले फोर्स के कॉरेस्पॉन्डिंग नहीं मिलेगा, राइट? एक चीज तो ये हुई। देखो जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है तो आप समझ रहे हो ना, यहां पर आप क्या पुट करोगे, बताओ, राइट? तो इनर्शिया 0 हो जाएगा। वैसे ही मैंने टॉर्क वाले एग्जांपल से बता दिया, थोड़ा सा इजी दिख जाता है, ज्यादा इसमें जाएंगे तो टाइम मतलब चला जाएगा हमारा। ठीक है, इसमें टॉर्क के थ्रू बता दिया मैंने, बस आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फील बताना था। ठीक है, ओके मैम। ओके, चलो ये हो गया 3+0। हाँ, मैं बता रही थी वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी को मैं थोड़ा सा डिफाइन करती हूँ आप लोगों को। देखो, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी ये बोलती है कि जब बहुत हायर टेम्परेचर हो तब मैं एग्जिस्ट करूंगी। बहुत सारी बुक्स में डिफरेंट डिफरेंट रेंजेस दी होंगी, अपन 1000 केल्विन भी मान लेते हैं। ठीक है, 1000 केल्विन से अगर ज्यादा टेम्परेचर है तब वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी का एग्जिस्टेंस होगा, इससे कम पे नहीं है। ठीक है, दूसरा, कई बार क्या होता है कि हम रिजिड या नॉन रिजिड इस टाइप से मॉलिक्यूल्स को कंसीडर करते हैं,
तो बेटा अगर आप रिजिड कंसीडर कर रहे हो तब तो उसमें वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी है ही नहीं, ठीक है। अगर आप नॉन रिजिड कंसीडर कर ले रहे हो तभी आपको टेम्परेचर देखना पड़ेगा, ठीक। ये तो हुई एक छोटी सी बात। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि मान लो किसी क्वेश्चन में आपको दे दिया कि टेम्परेचर 1000 केल्विन से ज्यादा है, नॉन रिजिड मॉलिक्यूल है, तब आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम में वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी की वजह से भी ऐड करनी पड़ेगी डिग्री ऑफ फ्रीडम ना, तो आपको उसमें +2 करना होता है, बस इससे ज्यादा आपके लिए जरूरी नहीं है, ठीक है। ये भी नहीं आता है बट इन केस अगर पहुंचा दिया टेम्परेचर उस रेंज में तो आप डील कर सकते हो +2 ऐड करके, ठीक है। कहीं पे लिख दिया कि इंक्लूड वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो, तो आप +2 कर दो, बस बात खत्म। और कुछ इसमें इशू मतलब कुछ सोचने का जरूरत नहीं है ज्यादा, इसको आप यहीं पे लीव कर सकते हो। अब बात करते हैं डायटोमिक की। एक बात बताओ, डायटोमिक कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर रहा होगा, राइट। अभी आप देखो इसमें एक्स एक्सिस भी है, इधर वाई एक्सिस होगी और इधर अपनी जाएगी जी एक्सिस। बेटा इसमें ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की वजह से 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगी ना, ये पूरा सिस्टम एक्स एक्सिस में भी जा सकता है, वाई एक्सिस में भी जा सकता है और जी एक्सिस में भी आ सकता है, राइट। यस मैम। Yes, ma'am. चलो यहां से अपने को 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम मिल गई। अब इसमें एक इशू क्या है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का। अब आप एक बात बताओ मुझे, अगर मैं एक्स एक्सिस को एक्सिस ऑफ रोटेशन कंसीडर करूं, इस बारी मुझे वाई और जी एक्सिस के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिलेगा ना, एक्सिस ऑफ रोटेशन का, और वाई और जेड में मतलब इन दोनों एक्सिस में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना। Yes, ma'am. यानी कि आई वाई और आई जी ये दोनों नॉन जीरो हैं, तो इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग रोटेशन काइनेटिक एनर्जी एग्जिस्ट करेगी। बट अगेन आई ऑफ एक्स तो जीरो हो जाएगा, क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है। तो मुझे यहां से दो डिग्री ऑफ फ्रीडम मिलेंगी, यस मैम। इधर से 3 इधर से 2, टोटल मुझे 5 मिल गई, यस मैम। ठीक है। अब आप ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी में इस बात को समझो कि अगर फ्री स्पेस आपने प्रोवाइड कराया है, यानी कि कोई रेस्ट्रिक्शन उसमें नहीं है, तो आपको ट्रांसलेशनल की तरफ से 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम मिलनी ही मिलनी है। इज दैट फाइन? यस मैम। चलिए अब हम थोड़ा सा बस रोटेशनल को, क्या बेटा? मैम डायटोमिक में वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। मैंने आपको क्या बताया वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी में, दिस इज द कंडीशन, और ये सभी Yes, के ma'am. लिए है, इसको मैंने इसलिए अलग कर दिया। Ma'am, body must be non-rigid. हाँ हाँ, वो मैंने तो कंडीशन लिखी हुई है, ठीक है। 5 कैसे होगा? क्या बेटा? 5 आपने लिखा है ना। ये देखो 3 ट्रांसलेशनल की और 2 रोटेशनल की मिलके 5 दे देंगी। Yes, ma'am. Okay? यस मैम। ओके चलो अब हम रोटेशनल वाली चीज को ना थोड़ा सा एक स्टेप आगे लेके जाते हैं और पॉली एटॉमिक के लिए पढ़ते हैं। पॉली एटॉमिक में भी ट्राई एटॉमिक का केस डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। बस आपको समझ में आ जाएगा जो मैं बताना चाह रही हूँ। बेटा ये पॉली एटॉमिक स्ट्रक्चर्स जो हैं ये 2 टाइप से डिजाइन हो सकते हैं ना, एक लीनियर स्ट्रक्चर और एक साइक्लिक। ओके काफी केमिस्ट्री वाली टर्म है और केमिस्ट्री से हमारा दूर दूर तक नाता नहीं है। लीनियर नॉन लीनियर, लीनियर कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर रहेगा बेटा, यस मैम। और नॉन लीनियर हमारा जाएगा कुछ ऐसा, राइट? यस मैम। चलो बढ़िया। अब एक बात बताओ, ये जो लीनियर स्ट्रक्चर है ये तो पहले जैसा ही हो गया, यहाँ पर एक्स एक्सिस, इधर से वाई एक्सिस निकाल दो और इधर से जी एक्सिस निकाल दो, तो Yes, 3 ma'am. तो मिल जाएंगी ड्यू टू ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। और वही अगर आप एक्सिस ऑफ रोटेशन किसी भी एक्सिस को मान लो एक को, बाकी के रिस्पेक्ट में 2 आपको रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी मिल जाएंगी, यानी कि 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई, ठीक है। यस मैम। यस मैम। बट व्हेन इट कम्स टू नॉन लीनियर स्ट्रक्चर, यहाँ पे अगर आप इसको एक्सिस ऑफ रोटेशन मानो और मैं मान लूं कि यहीं से एक्स एक्सिस जा रही है, यहीं से वाई एक्सिस जा रही है और यहाँ से जी एक्सिस भी जा रही है। अब एक बात बताओ, इसमें 3 तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जीज होंगी ही, बट इस बार आपको रोटेशनल एनर्जी 2 की बजाय 3 मिलेंगी। क्यों? क्योंकि इस बार एक्स एक्सिस के कॉरेस्पॉन्डिंग यू गेट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड मास ऑल्सो दे, मास भी है ना यहाँ पर,
आपको परपेंडिकुलर Yes, ma'am. डिस्टेंस भी मिल गया, मास भी मिल गया। इस बारी हमारे पास IX भी होगा, तो आपको 2 की जगह 3 रोटेशनल काइनेटिक एनर्जीज मिलने वाली हैं, एंड इट इज गोइंग टू बी 6। इज दैट फाइन? Yes, ma'am. ठीक है। अच्छा, मुझे एक बच्चे ने बताया अभी पिछली क्लासेस में कि उनके स्कूल में कुछ ऐसा एक फॉर्मूला पढ़ाया गया है, ठीक है, वेयर n इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, k इज रेस्ट्रिक्शंस। तो ये थोड़ा सा जो टर्मिनोलॉजी यूज करी है ये मैकेनिक्स के टर्म्स में यूज करी है। ठीक बेटा, आप इस फॉर्मूले को चाहे तो कंसीडर कर लो, चाहे मत करो, आपकी मर्जी। इसमें वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जीज भी ऐड हो गई हैं, ठीक है, लेकिन आपको पता है वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी तभी रोल प्ले करेगी जब क्या होगा, टेम्परेचर हाई होगा। Temperature या high. तो वो आपको बोले कि सारी काइनेटिक एनर्जीज को मानो, है ना, या फिर आपको वो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो भी दे वैसे आप मान के चलो, ठीक है। तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। बाकी मैंने आपको फील हर डिग्री ऑफ फ्रीडम का दे दिया है कि कहां से आई है, ठीक है। इज दैट ओके? Yes, मैम ma'am. Yes, क्या ma'am. था? क्या बेटा? मैम आर क्या था? आर कहाँ पे है? मैम जो आपने भी फॉर्मूला लिखा था F = 3n - r। अच्छा, आर नहीं था, वो के था। एन है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ओके मैम। हाँ, और के था नंबर ऑफ रेस्ट्रिक्शंस। ये मतलब ठीक है, पढ़ा दिया है, ठीक है, हम इस पे क्वेश्चंस कर लेंगे, बट मतलब मैम ठीक है, हमारे नहीं स्कूल में नहीं पढ़ाया है ऐसे। नहीं पढ़ाया, चलो अच्छा है। मतलब ऐसा नहीं कि उसको गलत पढ़ाया है ये फॉर्मूला, कोई मना नहीं कर रहा, बट आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना, ठीक है, वरना आपको पता ही है वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी की वजह से +2 करना है। इज दैट ओके? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए, अब हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। बेटा ये बार स्टेटमेंट में मतलब बाद में पढ़ना, पहले मुझे सुनो। सपोज हमारे पास मोनोएटॉमिक आइडियल गैस है, ठीक है, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी थी? 3। तो ये चीज ये बताती है कि हर डिग्री ऑफ फ्रीडम से ½ kBt एनर्जी एसोसिएट करती है, ठीक है। ये एक एवरेज एनर्जी है जो हर डिग्री ऑफ फ्रीडम से एसोसिएट करेगी। अभी मुझे पता चला है कि कुछ जगहों पर इसके डेरिवेशंस कराए गए हैं, ठीक है, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी का, इस थ्योरम का डेरिवेशन कराया गया है। बेटा वो जो डेरिवेशन कराया गया है ना, वो एग्जैक्ट डेरिवेशन नहीं है, वो इसलिए नहीं है, मतलब मैं ऐसे बिना पढ़े इसलिए बोल रही हूँ उस चीज को, क्योंकि जो इसका एक्चुअल डेरिवेशन है इट रिक्वायर्स एडवांस फिजिक्स, ठीक है, और उसको इग्नोर करा गया है अभी के लिए, ठीक है। अगर आपको पढ़ाया गया है उसमें मतलब ज्यादा कुछ खास है भी नहीं, उसमें बस ऐसे बोल दिया है ½ mv²x, ½ mv²y, ½ mv²z। आप समझ गए होंगे, ये 3 ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हो XYZ में, ठीक है। इसको बराबर लिख दिया 3/2 kBt के, और बस ऐसे दिखा देंगे कि एक से रिलेटेड ½ kB2, इससे ये ऐसे करके बस ऐसा दिखा देंगे कि Vx Vy Vz सब बराबर है। बेटा ये थोड़ा सा फर्जी सा डेरिवेशन है, ठीक है, तो मैं डेरिवेशन स्किप ही करूंगी क्योंकि एडवांस वाला करेंगे नहीं, हम काम का नहीं है, इसकी एप्लीकेशन जरूरी है। इज दैट ओके? Yes, ma'am. चलो एक बार इसका स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम मॉलिक्यूल्स इन थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है, हैव द सेम एवरेज एनर्जी। एवरेज एनर्जी बिल्कुल सेम है, और वो कितनी है? ½ kBt। आई होप आपको याद है kB क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, राइट? याद है? Yes, ma'am. kB का वैल्यू क्या था? एनीवन बताओ? 5.3। नहीं, एक तो था R/Na, और अगर इसकी वैसे वैल्यू की बात करूं तो इट इज 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। मैंने बताया था ना, 2 कांस्टेंट्स का डिवीजन भी एक कांस्टेंट होगा, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और एवोगैड्रो नंबर। इज दैट फाइन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, चलो आपको ये स्टेटमेंट भी समझ में आया? किसी को कोई इशू नहीं? चलो एक बात बताओ, ये जो एवरेज एनर्जी मैंने बोला है, अगर आइडियल गैस की हम बात करें, जो कि हम आइडियल गैस की ही बात कर रहे हैं, तो ये इंटरनल एनर्जी हुई ना, यानी कि इंटरनल एनर्जी को बोला है, अगर F डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो F × ½ kBt। बताओ, यही तो बोला है।
है ना? Yes, ma'am. ठीक है, दिस इज फॉर वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के लिए ये बात है। अब एक बात बताओ, अगर आपसे बात की जाए अरे फॉर एन मॉलिक्यूल्स, तब आप क्या कर सकते हो, उसकी मल्टीप्लाई करा दो एन से। यस मैम। ठीक है, अभी हम लोगों को पता है कि 1 मोल के अंदर Na मॉलिक्यूल्स होते हैं, राइट? तो मैंने क्या करा, यहाँ पे n की जगह Na पुट कर दिया। बेटा इंटरनल एनर्जी का टर्म क्या आ जाएगा? Na इंटू F/2 F/2 अब एक बात बताओ, ये Na इंटू Kb, ये दोनों प्रोडक्ट क्या दे देगा मुझको? Ma'am, mu RT. बिल्कुल, तो U इज इक्वल्स टू F/2 RT। बेटा ये इंटरनल एनर्जी है फॉर 1 मोल। इज दैट फाइन? यस मैम। ठीक है, फर्स्ट लाइन अभी- में हाँ जी, मैम एक बार जो फर्स्ट लाइन में Previous slide. इनके ऊपर जो बार लगाया है वो उसे क्या कहते हैं? ये यस मैम। बेटा ये शो कर रहा है एवरेज एनर्जी को। यस मैम। ओके, और कोई कुछ पूछ रहा था? Ma'am, एक बारी previous slide दिखा दो. इससे पहले दिस वन, राइट? Okay, ma'am, done. ठीक है बेटा, एक सेकेंड। ठीक है, हाँ, अब एक बात बताओ, फॉर n मोल्स हम लोग इंटरनल एनर्जी को ये लिख सकते हैं ना? यस मैम। ठीक है, अगर मैं इसका डिफरेंशियल फॉर्म लिखना चाहूं तो ये चीजें तो कांस्टेंट हो गई, तो ऐसे लिख दिया जाएगा, दिक्कत तो नहीं है? नो मैम। ठीक है, अगर मैं इसमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी लिखना चाहूं तो बेटा इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? बताओ। यस मैम। ओके, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है ये। दिस इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी। बेटा इंटरनल एनर्जी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है चेंज इन इंटरनल एनर्जी टर्म, आप इसको याद रखोगे? यस मैम। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्टेट और नॉन स्टेट वेरिएबल्स की। ठीक है, आप इन्हें स्टेट फंक्शन के नाम से भी सुन सकते हो, स्टेट वेरिएबल्स भी बोल दो, जो मर्जी वो बोल दो, बस इसका बेसिक मतलब समझो है क्या। बेटा स्टेट फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशंस पर डिपेंड करते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस पाथ से गए हो, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पे, बस इनिशियल पॉइंट क्या है फाइनल पॉइंट क्या है इसी बात पे डिपेंड करते हैं। ऐसे फंक्शंस बेटा पाथ इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, फॉर एन Yes, ma'am. एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट। अब बेटा देखो डिस्प्लेसमेंट क्या कहता है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन Shortest टू distance. पॉइंट्स, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। हाँ बिल्कुल सही, जैसे कि ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये है। अब कोई फर्क नहीं पड़ता आप इससे यहां पहुंचो, इस तरीके से पहुंचो, सॉरी दिस इज द सेकंड वे, आप फर्स्ट वे ऐसे जाओ या ऐसे घूम के जाओ, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछूंगी तो आप कहोगे सारे ही वे से एक ही डिस्प्लेसमेंट आता है। इज दैट ओके? यस मैम। चलिए, अब मतलब आप समझ ही गए होंगे कि नॉन स्टेट फंक्शन कैसे होंगे, जो पाथ पर Yes, डिपेंड ma'am. करेंगे, जैसे कि डिस्टेंस, राइट? यस मैम। जैसे कि वर्क डन, ये पाथ डिपेंडेंट होते हैं। यस मैम। ओके फाइन, अब इसको बताने का एक मतलब था, वो इसलिए क्योंकि जो हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल पढ़ रहेंगे, जो मतलब हम पढ़ते आए हैं, वो स्टेट वेरिएबल है। दिस चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन। ठीक है, इसको देखते हैं, यहाँ पे स्टेट फंक्शन का डेफिनेशन लिखा हुआ है, एक बार पढ़ लो। पढ़ा? यस मैम। ठीक है, अब सपोज एक थर्मोडायनेमिकल स्टेट है P1
V1 T1 सपोज। अब आप इससे किसी थर्मोडायनेमिकल स्टेट बी पर किस तरह से गए हो, कैसे गए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं आपसे कहूं दिस इज द फर्स्ट वे, दिस इज द सेकंड वे एंड लेट्स से दिस इज द थर्ड वे, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज सेम इन ऑल द वेज। ठीक है, सभी वेज के लिए ये सेम है क्योंकि ये डिपेंड करेगा यू ए और यू बी पर। इज दैट ओके? यस मैम। Yes. चलो बढ़िया। चलो तो एक बात बता दो मुझको, व्हाट इज इंटरनल एनर्जी फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस? साइक्लिक प्रोसेस के लिए बिल्कुल 0. गुड गुड 0. वेरी गुड। दिस इज ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट, दिस इज सी पॉइंट और हम सी से वापस ए पर आ गए। तो इंटरनल एनर्जी का चेंज ए बी सी ए इज 0। वेरी गुड, इसको याद रखेंगे हम। ठीक है, ओके। व्हाट इज थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस? देखो, किसी भी एक थर्मोडायनेमिकल स्टेट से दूसरी थर्मोडायनेमिकल स्टेट में जाने के लिए जो भी जो भी प्रोसेस, मतलब जो भी इसमें चेंजेस आए, जितने भी उसने फेजेस फॉलो किए, वो सभी क्या है? थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कलेक्टिवली। ठीक है, मतलब वही सिंपल सी बात है, आप P1 V1 स्टेट से किसी दूसरी स्टेट पे पहुंचे। ठीक है, अब इसके बीच आपने क्या क्या, मतलब क्या क्या हमने ऑब्जर्व किया, वो एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस रहेगा पूरा, जो भी एक पॉइंट से दूसरे, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाने के लिए यूज होगा। बेटा हमारे सिलेबस में ना 4 प्रोसेसेस हैं जो हम पढ़ेंगे। एक है आइसोबारिक, एक आइसोकोरिक, पढ़ा है आपने ये पहले? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा, तो चलो फिलहाल तो हम नेम से इंट्रोड्यूस कराएंगे आपको, कभी एक दो क्लास बाद इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये सारे प्रोसेसेस अभी आप बस नेम ही समझ लो। जैसे इसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है, नीचे वाले में क्या कांस्टेंट है? Volume. ओके, और उससे नीचे Temperature, change in internal. ना हीट। Change in heat Mhm. is equals to 0. ये तो हमने एडियाबैटिक वॉल में भी पढ़ा था ना। यस मैम। Yes, ma'am. चलो इसको हम पढ़ेंगे। अच्छा, इंडिकेटर डायग्राम क्या होता है बताओ? मैम What जो is कुछ indicator इंडिकेट diagram? करे। अच्छा, नाम से वैसे सही बात है। और कुछ मतलब पता है, इंडिकेटर डायग्राम हमने खूब पढ़ लिए हैं, हम बहुत सारे इंडिकेटर डायग्राम्स यूज करते आ रहे हैं, उन्हें मैम पढ़ते आ रहे हैं। जिसपे एक एक्सिस पे हम एक वेरिएबल रखते हैं और एक एक्सिस पे कांस्टेंट। ओके ठीक है, अभी मैं डेफिनेशन लिखती हूँ, आप मुझे एग्जांपल बताना जो हमने पढ़े होंगे। A graphical representation of thermodynamical state of a system by any two thermodynamical variable। बताओ। यस मैम, जैसे पीवी। मैम पीवी ग्राफ। और VT पीटी graph. ग्राफ। बिल्कुल, हमने बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, इन सब में पीवी ग्राफ, बीटी ग्राफ, पीटी ग्राफ जो भी देखे, ये सभी इंडिकेटर डायग्राम्स। Yes, ma'am. For example, this is a thermodynamical state. Let's say P1 V1 और इधर है B P2 V2। अब एक बात बताओ, मैम ये V2 P2 नहीं लिखना है शायद। क्या बेटा? मैम ये V1 P1 आएगा, फिर P1 V1 आएगा।
मतलब समझी नहीं, फिर से पूछो। मैम ए पे P1 V1 आएगा पॉइंट या फिर V1 P1 आएगा? अच्छा, एक्स वाई वाला वैसे देख रहे हो? वो तो कुछ Okay, भी okay. लिख लो। हाँ चलो, कैसे समझ रहे हो अब आपको? मुझे अच्छा, मैं समझ गई। वो मैकेनिक्स वाला हमने पहले ऐसे ही पढ़ा है ना, एक्स कोऑर्डिनेट पहले आता है, वाई कोऑर्डिनेट पहले आता है। ठीक है, यस मैम। कैसे समझ रहे हो? फिलहाल हमें थर्मोडायनेमिकल स्टेट बता रहे हैं। चलो ठीक है, ये भी चीज सही है। अब एक बात बताओ, ये जब ऐसे जा रहा है आगे, तो आप देखो, दिस इज द V1 एंड दिस इज V2। बेटा वॉल्यूम बढ़ रहा है ना, यस मैम। यानी कि यहाँ पर एक्सपेंशन हुआ है। यस मैम। ठीक है, ये इस तरीके की इंफॉर्मेशन आप इन इंडिकेटर डायग्राम से निकाल सकते हो। वहीं पर अगर एरो का डायरेक्शन रिवर्स होता, इस तरीके से होता, तो आप बता तो देते कि वॉल्यूम यहाँ कम हो रही थी। कंप्रेशन हुआ है। बिल्कुल ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पीवी डायग्राम में, सिग्निफिकेंस क्या है पीवी डायग्राम का। तो बेटा पीवी डायग्राम का जो सिग्निफिकेंस है वो वर्क को जब पढ़ेंगे तब समझ आएगा, या वर्क से समझ आएगा। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक वर्क है, फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या सिग्निफिकेंस है। पहले वर्क समझते हैं, एक सेकेंड। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज वर्क। एक बात देखो, हमारे पास एक सिस्टम है ये, ठीक है। इसमें हमने एक पिस्टन यहाँ पे है एक हमारे पास, जिसे बोलेंगे फ्री पिस्टन या मूवेबल पिस्टन। बेटा ये पिस्टन तब रेस्ट में रहता है जब इसके दोनों तरफ प्रेशर बराबर हो। अगर एक तरफ भी कम है या ज्यादा है तो ये तब रुक जाएगा, ये मतलब आगे पीछे मूव करके उस पॉइंट को फाइंड आउट करेगा जिधर प्रेशर बराबर रहे। इज दैट फाइन? यस मैम। इसको आप फ्री पिस्टन, मूवेबल पिस्टन कुछ भी बोल सकते हो। इसके अंदर यहाँ पर है आइडियल गैस, और बेटा ये है हमारा सिस्टम, दिस आइडियल गैस। ठीक है, ओके। इधर से आपने क्या किया, इसको हीट प्रोवाइड कराई, राइट। अब एक Yes, बात ma'am. बताओ, ये जो आपने हीट प्रोवाइड कराई है, ये क्या करेगी? ये इस हम ये जो गैस रैंडमनेस है, बढ़ा रहे हैं। हाँ, इसका टेम्परेचर बढ़ाएगी। Yes, टेम्परेचर ma'am. बढ़ाएगी तो इसका क्या बढ़ेगा, इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा। लेकिन बेटा ये सब एक पॉइंट तक तो होगा, एक पॉइंट तक तो टेम्परेचर बढ़ेगा जितना वो बढ़ा सकती है। उसके बाद Yes, क्या ma'am. करेगी ये, अभी हीट तो आप अभी भी प्रोवाइड करा रहे हो, ये क्या करेगी, इस पिस्टन पर फोर्स लगाने लगेगी। मॉलिक्यूल्स का रैंडमनेस उतना बढ़ जाएगा कि इस पर ही फोर्स लगाने लगेंगे, राइट बेटा। एक सेकेंड, जब ये फोर्स लगाएंगे तभी क्या होगा, ये पिस्टन अनबैलेंस्ड फोर्सेस की वजह से बैलेंसिंग ऑफ फोर्स की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा, यानी Yes, कि ma'am. डिस्प्लेस हो जाएगा। सपोज dx डिस्प्लेस हो गया, राइट। अब एक बार बताओ, वी हैव अ फोर्स, वी हैव अ डिस्प्लेसमेंट टू बिकॉज ऑफ इट। क्या है हमारे पास ये, Work. Work done. बिल्कुल छोटा सा वर्क डन, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, छोटा सा वर्क डन। फोर्स की जगह प्रेशर इनटू एरिया लिख सकते हैं क्या? Yes, ma'am. ये एरिया क्या किसका है, एरिया ऑफ, पिस्टन। बिल्कुल एरिया ऑफ पिस्टन है, क्योंकि फोर्स उसी पे लग रही है। अब एक बात मुझे बताओ, Pressure into volume. हाँ, ये एरिया इंटू डीएक्स क्या है, Volume. चेंज इन वॉल्यूम। Yes, ma'am. और कौन सा चेंज, ये वाला देखो, ये चीज आ जाएगी। इज दैट फाइन? यस मैम। Yes, ma'am. चलो बढ़िया। अब मैं आपसे कहूंगी ठीक है आपने ये निकाल दिया, दैट्स फाइन, बट मुझे तो वर्क डन चाहिए पूरा, तो आप पावर इंटीग्रेट कर लो, Yes, है ma'am. ना। अभी मैं कहूंगी चलो प्रेशर कांस्टेंट है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये इनिशियल वॉल्यूम हो गया, ये फाइनल वॉल्यूम हो गया। इसको आप इंटीग्रेट करके इस तरह से भी लिख सकते हो, यानी कि आप इसको ये लिख सकते हो। इज दैट फाइन? Yes, ma'am. अब शुरू होता है सबसे बड़ा कंफ्यूजन, और वो कंफ्यूजन ये है कि भाई हमने केमिस्ट्री में तो अलग चीज पढ़ी है और यहाँ हम अलग साइन कन्वेंशन पढ़ रहे हैं, ऐसा क्यों है? मन में सवाल? यस Yes, मैम। ma'am. सवाल का जवाब पूछा किसी से, यस मैम। मिल गया जवाब?
मैम मैंने अपनी सब्जेक्ट टीचर से पूछा था तो उन्होंने बोला कि केमिस्ट जो है वो अब अपने नजरिए से देखते हैं केमिस्ट्री के नजरिए से, तो उनको वो नेगेटिव दिखाई देता है, और जो फिजिसिस्ट है वो बहुत सारी चीजों को साथ में लेके चलते हैं, तो वो उस तरीके से देखते हैं, तो इसलिए वो हम पॉजिटिव लेते हैं। ठीक, चलो मैं बताती हूँ आपको एक चीज। एक बात बताओ पहले, प्रेशर तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा नो मैटर व्हाट। यस मैम। ठीक है, अब ये जो चेंज है इसमें लफड़ा है, ये या तो पॉजिटिव होगा या ये तो नेगेटिव होगा। अब Yes, हमको ma'am. पता है कि पॉजिटिव पॉजिटिव मल्टीप्लाई करने पर पॉजिटिव देता है, पॉजिटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई करने पर नेगेटिव देता है। बेसिक मैथ्स है, क्लियर है? Yes, ma'am. चलो Yes, अब एक ma'am. बात मुझे बताओ, ओके, अगर चेंज इन वॉल्यूम पॉजिटिव है इसका मतलब क्या है कि गैस एक्सपेंड कर रही Yes, ma'am. है ना? और गैस एक्सपेंड कब करेगी? जब गैस के मॉलिक्यूल्स पिस्टन पर फोर्स लगा के उसे ऊपर करेंगे। देखो ये एडिशनल क्यों हुआ, क्योंकि गैस ने फोर्स लगाकर उसको ऊपर उठा दिया पिस्टन को, राइट? Yes, ma'am. तो ये क्या हो गया, गैस एक्सपेंड करेगी जब वर्क डन होगा बाय द सिस्टम। इज दैट ओके? Yes, ma'am. अब देखो वर्क डन बाय द सिस्टम, पॉजिटिव पॉजिटिव मल्टीप्लाई कर होकर पॉजिटिव दे रहा है। कूल। Yes, ma'am. अब बात करते हैं इस नेगेटिव की। अगर चेंज इन वॉल्यूम नेगेटिव है इसका मतलब गैस हो रही है कंप्रेस। बेटा गैस कंप्रेस कब होगी? जब पिस्टन गैस पर फोर्स लगाए, है ना, यानी कि एक्सटर्नल ma'am. एजेंसी फोर्स लगाए। Yes, ma'am. इस केस में वर्क हो रहा है सिस्टम पर, यानी कि दिस इज नेगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर नेगेटिव बनाएगा। इज दैट फाइन? Yes, ma'am. ठीक है, अभी जो डिफरेंस है ये बिल्कुल सही बोला गया है कि ये आइडियोलॉजीज का डिफरेंस है, ये थॉट का डिफरेंस है। एक बात बताओ, फिजिसिस्ट क्या है? इंजीनियर्स है भाई, अगर मतलब बेसिकली इंजीनियर्स है, राइट? हम मशीन्स को स्टडी करते हैं, है ना, Yes, ma'am. ऑन अ वेरी ब्रॉड पर्सपेक्टिव। ओके, जब हम मशीन्स को स्टडी करेंगे तो बेसिकली हम क्या चाहेंगे, जो हमने इंजन बनाया है, जो हमने इंजन मैन्युफैक्चर किया है, वो ज्यादा से ज्यादा आउटपुट दे, है Yes, ना, ma'am. ज्यादा एफिशिएंट हो। हमारा Yes, पूरा ma'am. टाइम ध्यान उसके सिस्टम पर रहेगा। हम चाहेंगे कि सिस्टम मस्त हमको एफिशिएंसी दे। जब सिस्टम ज्यादा वर्क करेगा, जब सिस्टम वर्क करेगा, बेसिकली दैट इज पॉजिटिव फॉर अस ना। Yes, ma'am. तो इसीलिए वर्क डन बाय द सिस्टम इज पॉजिटिव। अगर हमें काम करना पड़ जाए सिस्टम के लिए, भाई हमने इंजन बनाया क्यों है, वो हमारा काम आसान करे, पर अगर हमें ही काम करना पड़े सिस्टम पे तो वो तो मतलब एक्स्ट्रा हो गया ना, टूल्स वाइज भी, लेबर वाइज भी वो एक्स्ट्रा चीज हो गई कि नहीं हो गई? Yes, ma'am. यस मैम। दैट्स व्हाई इट इज नेगेटिव। कूल। व्हेन इट कम्स टू केमिस्ट्री, तब केमिस्ट्री में हम क्या स्टडी करते हैं? सपोज हम अपने कंपाउंड को सिस्टम बोलते हैं, हम देखते हैं उस कंपाउंड पे क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं ड्यू टू सराउंडिंग। हम उसमें कोई केमिकल ऐड करें तो उस केमिकल की वजह से क्या चेंज हुआ, वो सराउंडिंग हो गई ना भाई। सिस्टम के अलावा बाकी सब कुछ जो उसे अफेक्ट कर रहा है दैट इज सराउंडिंग। तो जब Yes, आपने कोई ma'am. केमिकल ऐड किया दैट इज सराउंडिंग, हम उसको स्टडी करते हैं। हम अपने कंपाउंड को उठाकर किसी वेपर में रख दें, उस वेपर की वजह से उसमें क्या इफेक्ट पड़ा, दैट इज व्हाट केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट। तो हम सराउंडिंग से कंसर्न करते हैं, वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसीलिए वहां पे साइन प्रूवर्ड्स है। फाइन। Yes, ma'am. तो आई होप फिजिक्स वाला पढ़ा लॉजिकल है, आपको याद रहेगा। इसका उल्टा केमिस्ट्री कर देना, है ना? Yes, ma'am. चलो मैम, हाँ जी, मैम अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ क्या बोलते हैं? यही होगा। देखो पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। मैं बोल दूं हमारा ये वाला साइड कांस्टेंट है क्योंकि वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे डिफाइंड है, तब यही तो चीज आएगी, राइट? ओके मैम। ओके, चलो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं। बेटा ये लॉ कुछ भी नई बात नहीं करेगा, जितना भी आपने पहले पढ़ा है ना कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को लेके, ये उसी का सम अप है। ये वही बातें करेगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, ओके।
अगेन हम एक सिस्टम कंसिडर करते हैं। ये पिस्टन हो गया, मूवेबल है, फ्री है, यस मैम। यहाँ पे गैस है, यस मैम। ठीक है। अब आपने इसको हीट प्रोवाइड कराई, ओके। यस मैम। चलो, अब क्या होगा जब आपने हीट प्रोवाइड कराई है बेटा, पार्टिकल्स की इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। इंटरनल ma'am. एनर्जी चेंज होने के बाद ये इस पर क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे, यस जिस मैम। फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट रहा होगा, है ना। यस मैम। बिल्कुल, यानी कि वर्क डन होगा। तो जो आपने एनर्जी दी है उससे दो काम हो रहे हैं, एक तो वर्क डन और एक चेंज इन इंटरनल एनर्जी। यस मैम। तो बस ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। ये कहता है कि जो भी आप इनपुट दे रहे हो वो कंप्लीटली इस तरह से हो रहा है, इन दो कामों में लग रहा है, ये चीजें बराबर होनी चाहिए, यही इसका स्टेटमेंट है। ठीक है, इसमें क्यू क्या है, हीट एनर्जी। हाँ, हीट गिवन टू द सिस्टम जो आपने दी है। केमिस्ट्री में तो ये अलग होता है। हाँ जी, वो साइन का वर्क नेगेटिव होता है ना वहां पे। यस मैम। डब्ल्यू क्या है, वर्क डन Work बाय द done. सिस्टम। और दिस इज चेंज इन चेंज इन इंटरनल। इंटरनल एनर्जी। बेटा ये लॉ ना आपको कहेगा कि हर प्रोसेस पॉसिबल है, ये देखेगा सिर्फ एनर्जी कंजर्वेशन को। जैसे मैंने आपको याद हो तो प्रीवियस लेक्चर की स्टार्टिंग में एक एग्जांपल दिया था कि एक बॉक्स रखा है फ्लोर पर, आपने बॉक्स को पुश किया, फ्लोर हीट हो गया, तो अगर आप फ्लोर को हीट करा दो तो बॉक्स मूव कर जाएगा। तो ये लॉ कहेगा No, कि ma'am. हाँ करेगा, हाँ आप तो बोल रहे हो नहीं, मुझे भी पता है नहीं करेगा। ये लॉ कहेगा कि कर देगा, क्यों, क्योंकि उसको सिर्फ उसने कैलकुलेशन किया है एनर्जी का, वो कहेगा हीट एनर्जी कन्वर्ट हो गई वर्क में, तो होगा। ठीक है, ये हर चीज को पॉसिबल बोलेगा जिसमें एनर्जी कंजर्व हो रही होगी। ये ऐसे भी आपको कहीं लिखा हुआ मिल सकता है, ठीक है, फर्स्ट लॉ ही। अच्छा बेटा एक बात बताओ, वैसे केमिस्ट्री में भी सेम है, यहाँ भी सेम है, अगर आप सिस्टम को हीट दे रहे हो यानी कि आप सिस्टम की हीट बढ़ा रहे हो तो इस चीज को आप पॉजिटिव कंसिडर करोगे। अगर आप सिस्टम में से हीट निकाल रहे हो तो आप ऑब्वियसली उसकी हीट कम कर रहे हो, तो वो नेगेटिव जाएगी, है ना। यस मैम। चलो, दिस इज नेगेटिव। आप लोगों ने केटीजी का थर्ड लेक्चर देख लिया? अभी नहीं देखा? नो मैम। चलो ठीक है, आपको वो शीट प्रोवाइड होगी ना, उससे देख लेना और मुझे बता देना कि आपको सब समझ में आ गया कि नहीं। यस मैम। चलो अब एक चीज और देख लेते हैं, इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। एक सेकेंड, देखो इसके लिए ना हम दो सिस्टम कंसिडर करते हैं। एक सेटअप ये हो गया हमारे पास, फर्स्ट सेटअप, और एक सेटअप अपने पास ये हो गया। इस बार बेटा ये वाला पिस्टन है फिक्स्ड पिस्टन, यानी कि कुछ भी हो जाए ये मूव नहीं करेगा, ठीक है। और इधर हमारे पास है मूवेबल पिस्टन, जो प्रेशर सेम होने पे रुकेगा, या इसको आप जैसे मैंने फ्री पिस्टन लिखती आ रही हूँ वो भी बोल सकते हैं। बेटा इधर हमने आइडियल गैस भर रखी है, यस मैम। ठीक है ना, और इधर भी अपने पास आइडियल गैस है, ठीक है। अब हमने इसको हीट किया, ठीक है, और हमने इसको भी हीट किया। अब एक बार बताओ, सपोज यहां से Q फर्स्ट एनर्जी, Q1 Q फर्स्ट निकली और ये सेकंड सेटअप था हमारा, यहां से Q2 एनर्जी निकली। अभी जो Q फर्स्ट एनर्जी है ये क्या करेगी, पहले इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगी, है ना, मॉलिक्यूल्स की। लेकिन इस बारी मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे एक इश्यू है, ये है फिक्स्ड पिस्टन। बेटा वीडियो विजिबल है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, ये है फिक्स्ड पिस्टन, यानी कि यहाँ पर वॉल्यूम फिक्स्ड है, राइट। बेटा अगर वॉल्यूम फिक्स्ड है तो चेंज इन वॉल्यूम जीरो हुआ ना, अगर चेंज इन Yes, ma'am. वॉल्यूम जीरो है तो वर्क डन जीरो हुआ ना। यस मैम।
यानी कि यहाँ पर ये जो एनर्जी है सिर्फ उतनी ही होगी जो इंटरनल एनर्जी बढ़ा दे, दैट्स इट, राइट। यस मैम। और ये एनर्जी हमको कब मिली है? कांस्टेंट वॉल्यूम पर। तो बेटा इसको ना आप ऐसे भी लिख सकते हो CV। CV का मतलब क्या है? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट। ठीक है, अब यहाँ की बात करते हैं। ये जो Q सेकेंड एनर्जी है, ये बेटा इंटरनल एनर्जी तो बढ़ाएगी, साथ में वर्क डन भी कराएगी, है ना। और Yes, कहीं ma'am. पर जाकर पिस्टन यहाँ रुक जाएगा फाइनल पॉइंट पर। बेटा ये पिस्टन हमें पता है कब रुकता है? जब प्रेशर बराबर हो, यानी कि कांस्टेंट प्रेशर पर रुकेगा, राइट। यस मैम। तो ये जो एनर्जी हमको मिली है, ये कांस्टेंट प्रेशर पे मिली है, इसको CP बोल सकते हैं, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। इज दैट फाइन? यस मैम। क्या बेटा आपको ये चीज समझ में आ रही है कि CP यस मैम। बड़ा होगा CV से? क्योंकि CP दो काम कर रहा है, इंटरनल एनर्जी भी चेंज करा रहा है और वर्क डन भी करा रहा है, जबकि CV सिर्फ इंटरनल एनर्जी चेंज करा रहा है। क्या ये Yes, चीज ma'am. होगी? यस मैम। ओके, दैट्स इट। तो आई गेस आपको फिर फॉर्मूले का फील आएगा, CP माइनस CV इज इक्वल्स टू NR। यूजुअली ये Yes, ऐसा ma'am. रिलेशन पढ़ा दिया जाता है, ये चीज एक्सप्लेन नहीं की जाती कि मतलब फील नहीं आता कि CP क्यों बड़ा है CV से। तो आई गेस आपको इस चीज से फील आया होगा, ठीक है। यस मैम। बेटा नेक्स्ट क्लास में हम ये रिलेशन को डिराइव करेंगे और न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल्स कौन से करेंगे? अभी हमारे जो 2 लेक्चर हुए, ये वाला और इससे पिछला वाला, उन दोनों लेक्चर्स के ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो Yes, ये ma'am. मेरा आपको सजेशन है कि जब आप नेक्स्ट क्लास के लिए आओ तो थर्मो फर्स्ट और थर्मो सेकंड दोनों ही लेक्चर्स आप देखकर आओ, ठीक है। रिकॉर्डिंग भी आपके पास है, नोट्स भी आपके पास है, आप पढ़कर आओ उन्हें, ठीक है। तब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे विच वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। यस मैम। एक सेकेंड। थैंक यू मैम। वेलकम बेटा। थैंक यू मैम। मैम मैम हमने आपके पास डाउट्स भेजे थे। हाँ हाँ बेटा, संडे रख लेते हैं, ठीक है। अभी ना थोड़ा सा मेरा अभी बिजी चल रहा है, अभी मेरे पास 12th भी पड़ी हुई है, ठीक है। संडे रख लेंगे डाउट्स का। यस मैम मैम। मेरे को आपसे KTG का एक क्वेश्चन था, वो पूछना था। ओके, आप ऑफिशियल नंबर है आप पर मेरा, है ना, जिससे मैं Yes. ग्रुप पे मैसेज भेजती हूँ? यस मैम है। ठीक है, आप उस पे डाल देना और अपना नाम डाल देना, ठीक है। तन्वी है और काफी, ठीक है, मैं ध्यान रखूंगी। यस मैम। ओके ओके, मैम चलो मुझे ठीक है, कुछ बाय बाय। पूछना था। हाँ जी बोलो बेटा। मैम आज के लेक्चर में जो आपने वाइब्रेशनल मोशन में जो आपने केस पढ़ाया था ना, वो हाँ बोलो बेटा, उसमें क्या? मैम वो जो टेम्परेचर, हाँ हाँ बोलो। वाइब्रेशन वाला फिर से समझना है आपको? मैम ये जो आपने उसमें केस बताया था। हाँ देखो, वाइब्रेशन में मैंने ये बोला था कि वाइब्रेशन काइनेटिक। क्या बेटा संध्या? संध्या कुछ कह रहे हो क्या? ओके, तो वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी में मैंने आपको ये बताया था कि ये जल्दी आपके सामने नहीं आएगी, क्वेश्चंस में यूजुअली नहीं दी होती, कॉन्सेप्ट में तो ये 12th तक में भी नहीं है। सिर्फ मैं आपको इंट्रोड्यूस करा रही हूँ कि इनकेस अगर आपको डील करना पड़ जाए तो आप डील कर सको उसमें। अगर आपको बहुत ज्यादा समझ नहीं आ रहा तो आप इतना समझ लो, अगर वो आपसे बोले कि वाइब्रेशनल फैक्टर इंट्रोड्यूस करना है तो +2 आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम में ऐड कर देना है, ठीक है। अब दूसरी बात, अगर आप समझना चाह रहे हो तो आपको ये देखना है कि मॉलिक्यूल रिजिड है या नॉन रिजिड है। बेटा रिजिड अगर मॉलिक्यूल है तो उसमें किसी भी तरीके का वाइब्रेशन नहीं होगा। अगर नॉन रिजिड है तब आप चेक करोगे कि वो मॉलिक्यूल किस टेम्परेचर पर है। अगर वो 1000 केल्विन से नीचे है, 600, 700, 800, तो वहां पे वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी एग्जिस्ट नहीं करती, ये हायर टेम्परेचर पर एग्जिस्ट करती है, ठीक। मैम अगर टेम्परेचर 1000 Is that से cool? कम है तो +2 नहीं करना। नहीं, तब वो जीरो ओके है, मैम। ठीक है। ओके ठीक है बच्चों, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय, थैंक यू मैम। वेलकम, बाय बाय मैम। बाय। बाय मैम।